एलएलपी रजिस्ट्रेशन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो को देखकर आपको एलएलपी रिलेटेड बहुत सारे क्लैरिफिकेशन मिलने वाले हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज एलएलपी, एलएलपी के फीचर्स क्या है, एलएलपी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्री रिक्विजिट्स है और एलएलपी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एलएलपी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है, एलएलपी एग्रीमेंट के बारे में भी हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं और एलएलपी का टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? ठीक है, इट इज अ पार्टनरशिप। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पार्टनरशिप लिखा हुआ है, डेफिनेटली पार्टनरशिप, एंड इट इज अ लिमिटेड लायबिलिटी। इट इज अ कॉर्पोरेट बॉडी और लीगल एंटिटी है और ये अपने पार्टनर से अलग होती है। जैसे कि हम इंडिविजुअल्स होते हैं वैसे ही एक कॉर्पोरेट बॉडी है जिसकी बहुत सारी अलग से इम्प्लीकेशन होती है। जैसे कि वे खुद ही अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, खुद ही किसी लीगल केस में किसी को स्यू कर सकते हैं या स्यू हो सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे एलएलपी भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे एलएलपी के फीचर्स जो है वो दोनों कंबाइन होते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और पार्टनरशिप फर्म। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द एलएलपी? तो एलएलपी सबसे पहले तो मैंने बोला आपको जैसे कि ये एक बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट, मतलब कॉर्पोरेट बॉडी है जो रजिस्टर होती है अंडर द एलएलपी एक्ट 2008 और ये एक लीगल सेपरेट एंटिटी है उसके पार्टनर से, तो पार्टनर से अलग गिनी जाती है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब एलएलपी के जितने भी पार्टनर्स हैं उनको कुछ भी होने दो, चाहे उनकी डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन एलएलपी चलती रहेगी जब तक हम म्यूचुअली मतलब पार्टनर्स म्यूचुअली उसको क्लोज ना करें। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जहां पे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक। मतलब अगर एलएलपी का कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, अगर वो डिसॉल्व हो गई या इंसॉल्वेंट हो गई, बैंकरप्ट हो गई, तो ऐसे केस में भी पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पार्टनर की लायबिलिटी उतनी ही है जितना उन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया है एलएलपी में। ठीक है, फिर होता है एलएलपी एग्रीमेंट जहाँ पे सारे पार्टनर्स मिलके एग्रीमेंट बनाते हैं, उनके राइट्स और ड्यूटीज की डिस्कशन होती है एग्रीमेंट में। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया हुआ है तो जो एलएलपी एक्ट है वही उसको गवर्न करता है। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पे लीगल एक्टिविटीज भी एक एलएलपी के नाम से करी जाएगी। कॉमन सील एलएलपी के लिए मैंडेटरी नहीं होता है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कॉमन सील मैंडेटरी होता है। फिर एलएलपी में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की भी बात करी गई हुई है, जैसे कि मिनिमम आपके पास एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने चाहिए और उसमें से 2 मतलब 2 से अगर ज्यादा है तो मिनिमम 2 पार्टनर्स तो इंडिविजुअल होने चाहिए जो डेसिग्नेटेड पार्टनर्स कहले जाएंगे। डेसिग्नेटेड पार्टनर्स मतलब क्या? एक्टिवली जो एलएलपी की एक्टिविटीज है वो उसमें इन्वॉल्व होंगे, वो हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे। ठीक है, और जो डेसिग्नेटेड पार्टनर्स है उसमें से एक कंपलसरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। मैक्सिमम पार्टनर्स को लेकर यहाँ पे कोई लिमिट नहीं बताई गई है। कैपिटल रिक्वायरमेंट में ऐसे कोई कंडीशन नहीं है कि इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा, आप 5000 से भी एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं अपनी एलएलपी। ठीक है, आपकी नेम यहाँ पे सिक्योर्ड हो जाती है क्योंकि आपने एक बार एलएलपी रजिस्ट्रेशन कर लिया तो फिर इस नाम से और कोई अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, कोई कंपनी या एलएलपी नहीं बना सकता। ठीक है, फिर यहाँ पे कंप्लायंसेस भी बहुत सारे कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है। लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंपनीज ऑडिट कंपलसरी करना पड़ता है और यहाँ पे ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। जो मीटिंग्स होते हैं, रजिस्टर मेंटेन करना है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्यूटरी कंप्लायंस होते हैं जो कंपनीज में होते हैं लेकिन एलएलपी में नहीं होता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर आप कोई बिजनेस करेंगे एलएलपी के नाम से तो फिर आप कंपलसरी प्रॉफिट के लिए बिजनेस करेंगे, मतलब कि कोई चैरिटेबल पर्पज या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप नहीं बना सकते हैं। और यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी लाइक पार्टनरशिप फॉर्म में अगर कोई पार्टनर इंडिपेंडेंटली अपना एक्शन ले लेता है तो वो दूसरे पार्टनर पे भी बाउंड हो जाता है और पार्टनरशिप फॉर्म भी उससे बाइंड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई भी एक्शन लेने से पहले पार्टनर्स ने एलएलपी से अथॉरिटी लेनी पड़ती है। वहाँ पे ऑथराइजेशन एलएलपी का मिलने के बाद ही एक्शन लेंगे। अगर पार्टनर्स अपने आप से कोई भी एक्शन ले लेते हैं तो उसकी वजह से ये अदर पार्टनर्स को बाइंड नहीं कर सकता है। ठीक है, अब एलएलपी रजिस्ट्रेशन के क्या प्री रिक्विजिट्स है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए। ठीक है, वो चाहे इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं, जिसमें से 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए मिनिमम और उसमें से 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर में से एक इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर चाहिए क्लास 3 का दोनों पार्टनर्स के और एलएलपी का नाम हमें सोच के रखना होता है। मैं आगे एलएलपी के नाम के बारे में भी डिस्कस कर रही हूँ इसी वीडियो में। एलएलपी एग्रीमेंट क्रिएट करना पड़ता है और रजिस्टर्ड ऑफिस देखना पड़ता है। ठीक है,
अब एलएलपी का नाम, उसके बारे में देख लेते हैं कि हमें पहले तो एलएलपी का नाम रिजर्व करना पड़ता है। अब रिजर्व करना नहीं करना वो आपकी मर्जी, ऑप्शनल है, क्योंकि एलएलपी जब एप्लीकेशन डालते हैं रजिस्ट्रेशन का, उसके साथ में भी हम नेम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर से अलग से आपको नेम एप्लीकेशन करके चाहिए तो आप इस तरह से भी रन एलएलपी करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, जहां पे आपको 2 नेम प्रोवाइड करने होते हैं। आपके जो प्रेफरेंस है उसी सीक्वेंस में प्रोवाइड करना है आपको, मतलब आपको कौन सा नाम चाहिए वो फर्स्ट रखना है। अगर आपको वो फर्स्ट नेम नहीं मिलता है तो फिर सेकंड कौन सा आपको चलेगा वो नाम आपको नीचे देना है, ठीक है। तो 2 नाम प्रोवाइड करेंगे आप, और नाम समझो आपका रिजेक्ट हो गया तो आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिलती है कि और 2 नाम आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार नाम अप्रूव हो गया अगर आपका एलएलपी का, तो आपके पास वो 90 डेज तक वैलिड रहता है। विद इन 90 डेज आप उसको उसी नाम से एलएलपी आपको रजिस्टर करनी पड़ती है, ठीक है। अब एलएलपी इनकॉर्पोरेशन और डीन एप्लीकेशन में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई डीन या डीपीआई नहीं है, डीन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और डीपीआई मतलब डेसिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो एक ही होता है, अलग चीजें नहीं है। सिर्फ कंपनीज में उसको डीन बोलते हैं और एलएलपी में उसको डीपीआई बोलते हैं, लेकिन चीज एक ही है, एक ही तरह से एप्लीकेशन होता है, कोई अलग अलग एप्लीकेशन भी इसके नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप एलएलपी बना रहे हो और आप डेसिग्नेटेड पार्टनर हो और आपके पास डीन नहीं है, तो आप जब एलएलपी डायरेक्टली फॉर्म करेंगे तब उसके साथ में ही फॉर्म में ये एप्लीकेशन डाल सकते हैं, आपको अलग से पहले अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप क्या अपने आप से एलएलपी रजिस्टर कर सकते हैं? तो मेरा साफ साफ आंसर रहेगा कि नो, क्योंकि यहाँ पे आपको एट दी एंड आप पूरा फॉर्म तो फिलअप कर पाओगे अपने आप से ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि आप अगर आरओसी पोर्टल पे, एमसीए पोर्टल पे चेक करते हैं तो बहुत सारे, एक तो ऑलरेडी वो स्लो चलता है और उसमें भी ऐसे बहुत सारे टैब्स हैं जो आपको फिलअप करने होंगे, जहां पे आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे फाइल करना है, क्या फिलअप करना है उसमें, और फिर आप उसमें थोड़े फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल्स के लिए भी ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एट दी एंड अगर आप ये सारे टास्क कंप्लीट कर भी लेते हैं तो एट दी एंड आपको किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी का डिजिटल सिग्नेचर लग जाता है, राइट। तो वहां पे आप अटक जाते हो और आपको उनकी हेल्प लेनी पड़ती है, तो अपने आप ही आप एलएलपी रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जो एलएलपी नेम हम अप्लाई करते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि जो एलएलपी नेम होता है उसमें एक तो एलएलपी वर्ड आपको ऐड करना होता है, ये एब्रीवेशन होना चाहिए, ठीक है। ये किसी और ऑलरेडी किसी का एलएलपी या कोई फर्म है या कोई कंपनी है उसके नाम से मैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए जो ऑफेंसिव या मिसलीडिंग हो, तो आपको ये ध्यान में रखते हुए एलएलपी का नाम डालना है, अदरवाइज रिजेक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। अब एलएलपी एग्रीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एलएलपी एग्रीमेंट में हम बहुत सारी चीजें इंक्लूड करते हैं जो बेसिक पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं, जैसे कि एलएलपी का नाम, फिर पार्टनर्स और डेसिग्नेटेड पार्टनर्स की डिटेल्स, उनके नेम, एड्रेस, पैन, वो सारी डिटेल्स उसमें ऐड हो जाती हैं। फिर है बिजनेस ऑब्जेक्टिव, जो आपके बिजनेस की ऑब्जेक्टिव है, उसका स्कोप क्या है, वो सारी चीजें आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन करनी पड़ती है एग्रीमेंट में। फिर प्लेस ऑफ बिजनेस, आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस का प्लेस, और साथ में अगर कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वो भी आपको उसमें मेंशन करना है। फिर पार्टनर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया है और उनका इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन वो भी उसमें मेंशन करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स इन वेरियस सिनेरियोस सच एज एडमिशन, रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, उन सब चीजों के बारे में उसमें डिस्कस करना होता है, ये सारे क्लॉजेस मेंशन करने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑफ द एलएलपी। तो एलएलपी जैसे मैंने बोला एक सेपरेट टैक्सेबल एंटिटी है, लीगल एंटिटी भी है और टैक्सेबल एंटिटी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे उनके अलग से कंप्यूटेशन होती है, उनकी अलग से बुक्स मेंटेन होती है, उनकी अकाउंटिंग अलग से होती है, फाइनलाइजेशन अलग से होता है, और फिर उनकी टैक्स कंप्यूटेशन बनती है। और यहाँ पे टैक्स आता है 30 प्लस सरचार्ज एंड सेस, यहाँ पे फ्लैट रेट पे हमें 30% टैक्स पे करना होता है, ठीक है। और पार्टनर्स की जो टैक्स लायबिलिटी है वो अलग से काउंट होती है, मतलब यहाँ पे जो रेम्यूनरेशन पे करते हैं हम एलएलपी में पार्टनर्स को, उन पे अलग से उनकी इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न में वर्किंग होती है और उनके टैक्स स्लैब जो एप्लीकेबल है उनको उस तरह से उनकी टैक्स पेमेंट होती है, ठीक है। फिर एलएलपी को और भी सारे डिडक्शंस और बेनिफिट मिलते हैं जो नॉर्मल कंपनीज को भी मिलते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट ऑन लोन, बिजनेस एक्सपेंस है, सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, और बाकी सारे इनकम टैक्स एक्ट में जो अलावेबल डिडक्शंस है वो एलएलपी क्लेम कर सकती है, ठीक है। फिर कंप्लायंस और एंड डेसिग्नेटेड पार्टनर्स, तो यहाँ पे जो डेसिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे कंप्लायंस करने के लिए, एलएलपी के टैक्स कंप्लायंसेस, फिर टाइम पे सारे रिटर्न्स फाइल होने चाहिए, अकाउंट्स मेंटेन होने चाहिए प्रॉपर, और सारे लॉस एंड रेगुलेशंस को फुलफिल करना है, कंप्लाई करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? डेसिग्नेटेड पार्टनर्स की। तो ये है अपना टैक्स इम्प्लीकेशन।
नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसीजर फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है कि कभी फ्यूचर में हमें एलएलपी का एग्रीमेंट चेंज करना पड़े। समझो पार्टनर्स ही चेंज हो रहे हैं, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, कोई पार्टनर नया ऐड हो रहा है, राइट। तो उन केस में हमें एलएलपी के एग्रीमेंट भी चेंजेस करने होते हैं, या फिर बिजनेस चेंज कर रहे हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं, तो कोई भी एक क्लॉज भी अगर एलएलपी के एग्रीमेंट का हम चेंज कर रहे हैं तो वो ऑल्ट्रेशन माना जाता है। और उसके लिए हमें ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जहाँ पे हम पार्टनर्स की मीटिंग बुलाते हैं पहले, तो उसके बाद एक कंसेंट लेते हैं राइटिंग में सब पार्टनर्स का, और फिर उसका एक रेजोल्यूशन बनता है और सबकी साइन उस पर चाहिए। और उसके लिए हमें फॉर्म 5 सबमिट करना होता है, मतलब रेजोल्यूशन जिस दिन पास किया विदिन 30 डेज हमें ये फॉर्म 5 सबमिट करना होगा, ठीक है। अब एलएलपी एग्रीमेंट बन गया है, फिर आपने ऑर्डर भी कर दिया, उसके बाद आपको एग्जीक्यूशन करना है एलएलपी एग्रीमेंट का। उसके लिए आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। अगर आपने ऑलरेडी स्टैम्प पेपर पे ले लिया है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर स्टैम्प पेपर भी आप लेते हैं तो फिर किसी पार्टनर के नाम से, डेसिग्नेटेड पार्टनर के नाम से ही आपको स्टैम्प पेपर लेना है, ठीक है। पार्टनर साइन करेंगे और फिर विटनेस से भी ये अटेस्ट होगा और उसको नोटराइज करवाना होगा, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप और एलएलपी हम एक बार देख लेते हैं कि क्या है। तो एक तो पार्टनरशिप फॉर्म इज गवर्निंग बाय पार्टनरशिप एक्ट, और एलएलपी के लिए है एलएलपी एक्ट 2008। इसका रजिस्ट्रेशन तो हमें पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन के लिए जो ROF होता है, रजिस्टर ऑफ फॉर्म, वहां पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना होता है। लेकिन अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं भी करें पार्टनरशिप फॉर्म में तो चल जाता है, पार्टनरशिप डिड इज इनफ, जो नोटराइज होनी चाहिए प्रॉपर। लेकिन एलएलपी कंपलसरी हमें ROC के साथ रजिस्टर करनी पड़ती है। यहाँ पे लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होती है कि वो जॉइंट लायबिलिटी बन जाती है सारे पार्टनर्स की, और अगर पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम हो गया, अगर बैंकरप्ट हो गई, तो सारी असेट्स पार्टनर्स को अपने इंडिविजुअल पर्सनल असेट्स से जाके पे करनी पड़ती है। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी आ जाती है, जितना उनका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है उतना ही उनको लायबिलिटी बनती है, ठीक है। तो लीगल एंटिटी यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानी जाती, लेकिन एलएलपी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है। इनकम टैक्स रिटर्न में भी पार्टनरशिप फर्म्स कोई अपने ROF को कोई रिटर्न्स फाइल नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन एलएलपी में हमें ROC में रेगुलर एनुअल रिटर्न्स 2 फाइल करने होते हैं। एलएलपी का फॉर्म 8 और 11 करके फॉर्म्स आते हैं, वो फाइल करने होते हैं, ठीक है। देन एनफोर्समेंट, पार्टनरशिप फॉर्म के जो प्रोविजंस है पार्टनरशिप एक्ट के, वो स्टेट पे डिपेंड करते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोविजंस हो सकते हैं, लेकिन एलएलपी में पूरे इंडिया में एक ही स्टेट है, एक ही लॉ है, पूरे इंडिया को एक ही एक्ट एप्लीकेबल है, एलएलपी एक्ट 2008, ठीक है। और पार्टनरशिप फॉर्म में एक माइनर भी पार्टनर बन सकता है, लेकिन एलएलपी में माइनर्स कभी पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये डिफरेंस है एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में। एक पॉइंट है, जब हम एलएलपी के एनुअल रिटर्न्स फाइल करते हैं तब इसमें हमें स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एंड सर्टिफिकेट ऑफ ट्रूथफुलनेस देना होता है, जो फॉर्म 8 होता है, जहां पे पार्टनर्स की कंट्रीब्यूशन अगर 50 लाख से ज्यादा है या फिर एलएलपी का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो ये स्टेटमेंट सबमिट करना होता है, जहां पे प्रोफेशनल्स की सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम पॉइंट है। और प्लस साथ में हमें फॉर्म 8 में अभी साथ में कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को भी रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर द एलएलपी रजिस्ट्रेशन। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स में। पहले तो हम देख लेते हैं डायरेक्टर्स, मतलब यहाँ पे पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर्स के क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो उनकी बेसिक केवाईसी जो है वो पैन, आधार और उनका फोटोग्राफ, साथ में पासपोर्ट अगर कोई फॉरेन नेशनल्स या एनआरआई है, अगर वो डेसिग्नेटेड पार्टनर या पार्टनर अगर एनआरआई है, फॉरेन नेशनल है, तो फिर पासपोर्ट भी कंपलसरी है। वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट, टेलीफोन बिल, ये सारी एज एन रेसिडेंशियल प्रूफ आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट बात हो रही है रजिस्टर्ड ऑफिस के प्रूफ की, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस या कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी आप अगर दिखा रहे हो तो दोनों के लिए सेम डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं, जैसे कि लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट, टेलीफोन और मोबाइल बिल, गैस बिल, तो ये सारी चीजें चाहिए। ये चाहे आपका रेसिडेंस भी हो सकता है इसके लिए, या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, तो उसके रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपका ये प्रॉपर्टी रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए वैलिड और रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट। अगर रेंट फ्री है तो फिर जो ओनर है उससे एनओसी लेना पड़ेगा आपको, और अगर खुद का है, किसी पार्टनर का खुद का है, तो फिर सेल डीड और प्रॉपर्टी सबमिट करनी पड़ेगी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दी एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन। थैंक यू सो मच।